That's it. Introduction to basic radicals is the another video which is presented by me. I'm Saurabh Maktubod. As you know, you are an instructor. तो हम चलते हैं, और ये बात हम पहले जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि रेडिकल्स होते क्या हैं. रेडिकल्स वो पदार्थ होते हैं जिनमें या तो धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज होता है. आइदर दे कैरी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज, and those which carry a positive charge, they are called cations or basic radicals, while that of negative charges are called anions or acidic radicals. This is with the analogy that under the influence of electric current, cations move to cathode and anions move to anode. हम ये कहते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक करंट हम पास करें तो कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा, एनायन एनोड की तरफ जाएगा, और चूंकि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, इसलिए एनायन मस्ट बी ए नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एंड सो ऑन. We must remember that this convention of electrode sign can be different in different texts. In physics it is generally found to be opposite. कभी कभी फिजिक्स की कुछ किताबों में उल्टा कन्वेंशन प्रचलित है कैथोड और एनोड के बारे में. तो यहाँ हमारे पास कोई डाउट नहीं है. एनोड इज अ वन विच कैरीज अ पॉजिटिव pole while cathode has a negative pole. बेसिक रेडिकल्स होते क्या हैं इसके बारे में हम पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं. बेसिक रेडिकल्स होते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड्स ऑफ बेसिस. जैसे यदि मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो OH- ion is a base but its conjugated acid is sodium ion. Similarly, if we talk about calcium hydroxide, then Ca2+ ion is a conjugate acid of base calcium hydroxide, and similarly ammonium ion is a conjugate acid of base aqueous ammonia or ammonium hydroxide. So basic radicals are those which bear the positive charges. But now our theme is to classify in terms of qualitative analysis. और बहुत सारी स्कीम्स प्रचलित हैं. जिस स्कीम की मैं सबसे ज़्यादा बात करूंगा वो फिलहाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और वो स्क्रीन है, वो कहती है that in the Indian universities a few radicals have been classified in 7 groups set starting from 0 to that of 6 group. तो इस स्कीम के अनुसार 0 से 6 ग्रुप तक कुल 7 ग्रुप बनाए गए हैं, और ये स्कीम पॉपुलर है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, इंडियन स्कूल और कॉलेजेस में. लेकिन हमको ये सोचना चाहिए या ये सोचने की आदत डालना चाहिए कि क्या और भी स्कीम हो सकती हैं. The qualitative analysis has been proposed radicals from 1st to 6th group because 0th group is actually an independent method of analysis, so that's why it is given as 0th group, can be identified separately without actually going through a scheme that has been developed. Using this scheme, individual radicals and mixture of radicals can be identified. इसलिए ये स्कीम बहुत उपयोगी है जब हम खासकर मिक्सचर में किसी रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. तो जो प्रिंसिपल्स हैं, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन हैं, वो मोटे तौर पर प्रेसिपिटेशन और न्यूक्लिएशन, कॉमन आयन इफेक्ट, पीएच और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर निर्भर करते हैं. और कोई भी स्कीम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बनाना हो इससे जुदा, इससे अलग, इससे अलग, तो हम इन प्रिंसिपल्स के सहारे कुछ आयंस के स्वभाव को देखते हुए ग्रुप कर सकते हैं. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द अदर मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग देयरइन. जो सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रचलित है हमारे यहाँ और जिस पर हम काम करते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो सिस्टम रेडिकल्स को क्लासीफाई करती हैं वो है 0 ग्रुप से लेकर 6th ग्रुप तक, 6th ग्रुप तक. और सेकंड को भी 2 भागों में बांटा गया है, सेकंड ए और सेकंड बी. इसके कारण क्या है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. इस तरीके से मेरे पास में कुल 7 ग्रुप का एक स्पेक्ट्रम है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे हमारा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कंसेप्ट से जुड़ाव है. जहां तक 0 ग्रुप का सवाल है उसके रेडिकल्स अमोनियम आयन, पोटेशियम आयन और सोडियम आयन माने गए हैं. इन्हीं आयन्स को हम जनरली लेते हैं. इनके बारे में अगर आप खास बात देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें जितने इनके सॉल्ट्स होते हैं वो सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनके लिए हम
कोई खास ग्रुप रीजेंट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको एक जीरो ग्रुप की तरह क्लासिफाई किया हुआ है। जब हम बात करते हैं पोलराइजिंग आयन की, लेड आयंस, लेड 2+ आयन, सिल्वर आयंस और मर्क्यूरस आयन Hg+ और Hg2+, that's a dimeric form of mercurous ion. So these three radicals have been grouped in one umbrella, that is the first group elements. There are many second group elements. They are separated into two parts, that is A and B. Actually, the group reagent for this is an H2S in presence of dilute HCl. When you talk about the radicals of group A, mercury, lead, bismuth, copper, and cadmium, arsenic, antimony, and tin, they are the radicals belonging to the second A and second B. In case of arsenic and antimony, +3 and +5 states can be included, and similarly in tin, +2 and +4 states are included. So we see that mercury, lead, bismuth, copper, cadmium, arsenic, antimony, and tin are the radicals that are assembled in group 2. Group 3 is actually a group of trivalent cations. Iron, aluminum, and chromium +3 charges are there with these. They are precipitated in terms of their corresponding hydroxides. इनका अवक्षेपण इनके corresponding अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स के रूप में लिया जाता है, जिसमें हम एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। When you talk about fourth group, zinc, manganese, nickel, and cobalt, all bivalent ion +2 ions, are grouped in fourth group. These are radicals which are precipitated in presence of ammonium hydroxide by H2S. तो H2S इतने सल्फाइड आयन प्रोड्यूस करता है कि जिंक, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, ताकि बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम जो अगले ग्रुप में है और मैग्नीशियम जो आखिरी ग्रुप में है वो सॉल्यूशन स्टेट में ही बने रहते हैं। पांचवें ग्रुप के रेडिकल्स हैं बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। ये अल्कली अर्थ मेटल आयंस हैं और इनका ग्रुप रीजेंट अमोनियम सल्फेट है, जबकि मैग्नीशियम लास्ट ग्रुप में है। एक अलग तरीके से इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। There is, however, another method of or scheme of analysis of grouping the radicals. This is not a popular scheme, but yes, it allows us to understand nature of radicals and understanding principles of chemistry. तो केमिस्ट्री के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको समझने के लिए, रेडिकल्स के स्वभाव को समझने के लिए ये ग्रुप्स को आप जरा ध्यान से देखिए। दिस इज फॉर योर इमीडिएट अटेंशन प्लीज। There is one method that's known as classification of cation by sulfuric acid methods. तो केटान्स का सल्फ्यूरिक एसिड मेथड के आधार पर अगर सेपरेशन किया जाए तो उसमें कुछ एक तरीका ये बताया गया है कि अगर हम ग्रुप 1 में बात करें तो हम वो एलिमेंट ले रहे हैं जहाँ पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम और मैग्नीशियम इंक्लूडेड है, where there is no group region. But the important point about this, of course, for potassium, sodium, and ammonium, all salts are water soluble, but sulfides, carbonates, chloride, and hydroxides are dissolved in water for magnesium as well. तो एक नई स्कीम में मैग्नीशियम को इस ग्रुप में रखा गया है। दूसरा जो अल्कली अर्थ मेटल का बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम का है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड जो 9.25 pH के स्लाइटली अल्कलाइन pH पर काम करता है। कार्बोनेट्स उत्पन्न होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, तो उसको सेकंड ग्रुप में रखा जा सकता है। थर्ड ग्रुप में कई रेडिकल्स हैं जिसमें आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम जो तीनों ट्राइवेलेंट केटायंस हैं, मैंगनीज, निकल, जिंक एंड कोबाल्ट जो हमारी स्कीम के अनुसार थर्ड और फोर्थ ग्रुप के हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ऑल ऑफ देम कैन बी प्रेसिपिटेटेड विद द हेल्प ऑफ अमोनियम सल्फाइड and ammonium aqueous ammonia in presence of ammonium chloride in an alkaline pH. तो अगर ये रेडिकल साथ में होंगे तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग सल्फाइड्स को प्रोड्यूस करेंगे और these sulfides are not dissolved in water but are dissolved in dilute acids. तो इनकी एक जगह अगर आप 1 मिनट के लिए रुक कर ये समझना चाहते हैं कि इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, तो समझिए कि इनके सल्फाइड जो उत्पन्न हो रहे हैं वो पानी में तो नहीं घुलेंगे क्योंकि वो अवक्षेपित ही हो रहे हैं, लेकिन वो weak, I'm sorry, they are soluble in mineral acids, the dilute mineral acid like dilute sulfuric acid and all. So this can be one method of grouping the radicals in the third group. If we continue in the similar fashion, the fourth group contains many elements, many radicals like copper, mercury, bismuth,
tin in both states, antimony and arsenic in +3 and +5 states. तो यहाँ जो ग्रुप रिएजेंट है वो H2S है और HCl की उपस्थिति में प्रेसिपिटेशन किया जा रहा है, तो इनको जो है वो कम मात्रा में सल्फाइड आयन की जरूरत होगी। एक अलग दूसरा तरीका होगा, सल्फाइड्स आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड डाइल्यूटेड एसिड्स, न वो पानी में घुलते हैं न ही डाइल्यूट एसिड्स में घुलते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इनको एक ग्रुप में बांधने का या देखने का। और इनको तरीका ये है कि अगर हम मरकरी, सिल्वर और लेड आयंस को डाइल्यूट HCl के साथ प्रेसिपिटेट करें तो सल्फर क्लोराइड्स प्रोड्यूस होंगे और ये क्लोराइड्स जो हैं वो पानी में और डाइल्यूट एसिड्स में नहीं घुलते हैं। दिस इज ए वे ऑफ लुकिंग दीज रेडिकल्स एट अ ग्लांस। एक और तरीका है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटायन बाय अमोनी फॉस्फेट मेथड, अमोनियक फॉस्फेट मेथड। अब इस मेथड में होता यह है कि कई सारे रेडिकल्स को इस तरीके से बांटा गया है कि जैसे ग्रुप 1 है, जो अपने पास भी ग्रुप 1 है, सिल्वर, मरकरी, लेड, mercury in +1 state. Group region is again HCl and corresponding chlorides are not dissolved in water as a property we understand. But the group 2 is now here, जहाँ antimony और टिन के +2 और +4 और +3 और +5 के रेडिकल्स को ग्रुप किया गया है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका ग्रुप रिएजेंट या ग्रुप रिएक्टेंट नाइट्रिक एसिड है। तो ये जो प्रोड्यूस करता है वो है मेटास्टेनिक एसिड्स एंड मेटा एंटीमोनिक एसिड्स विच आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। जरा आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो यद्यपि ये थोड़ा सा हमको दुरूह लगता है, थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन ज़रा अपने विजन को बढ़ाने के लिए इस बात को ज़रा समझने की बहुत आवश्यकता है। When you talk about the radicals of third group in this method, we have put barium, strontium, calcium, magnesium, manganese, iron, aluminum, chromium, all these radicals in +2, +3 states, etc. They've been grouped together. Now what is interesting about these radicals, just watch about these radicals. आप देखेंगे कि अगर इनको अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से ट्रीट किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस अमोनिया तो फॉस्फेट्स उत्पन्न होंगे, और ये जो फॉस्फेट उत्पन्न होंगे दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर गेटिंग प्रेसिपिटेटेड एंड इन द एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की अधिकता में भी ये फॉस्फेट्स जो हैं डिसॉल्व नहीं होंगे। तो अगर हमारे दिमाग में कोई प्रश्न आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फेट इज वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल एंड ऑल, वी हैव अ स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड और टू आंसर द क्वेश्चंस if you want to go to a higher level of understanding the chemistry. यदि हम बात कर रहे हैं फोर्थ ग्रुप की, इस हिसाब से कॉपर, कैडमियम, मर्करी, कोबाल्ट, निकल एंड जिंक, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इज अगेन देयर विद प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट अमोनिया। लेकिन यहाँ फर्क क्या पड़ता है कि फॉस्फेट्स आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर बट आर डिसॉल्व्ड इन अमोनिया एक्सेस। तो आप देखिए कि ये कॉपर, कैडमियम, मरकरी, कोबाल्ट, निकल, जिंक, they are able to react with ammonia, aqueous ammonia. Ammonia is a ligand and form a complex and make the entire thing into a solution state. तो एक ये समझ उत्पन्न होती है कि अमोनिया में ये रेडिकल्स डिसॉल्व होते हैं। और फिर हमारे पास एक है सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम रेडिकल, जिनका कोई खास ग्रुप रिएजेंट नहीं है और इनके बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं इंक्लूडिंग क्लोराइड, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स पानी में घुल जाते हैं। सो एक ये भी तरीका है, ये भी अंदाज है देखने का रेडिकल्स की ग्रुपिंग को। ये तीसरे और अंतिम प्रकार की एक मेथड है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटायंस बाय द एसिड बेस मेथड, एंड दिस मेथड इज अगेन using a very unique method of grouping the radicals like sodium, potassium and ammonium. There is no specific group reagent. Chlorides, sulfates and hydroxides are not dissolved in water, I'm sorry, because they are the alkali, metal ion and ammonium. Most of their salts are water soluble. Again the groups 2, as we know, silver ion, lead plus ion, mercury 2 plus ion, which forms correspondingly white precipitate with chloride ions, and they are not soluble in water. But when you group in the other method like group 3, now we have barium, strontium, calcium. Here we are using sulfuric acid in presence of ethanol. So the solubility that gives you only sulfates are produced and they are not dissolved in water. When we talk about the group 5, a very huge gallery of radicals is there: aluminum, zinc, chromium, tin, arsenic. Now what is unique about these reactions?
these reactions, if you observe what is common between these radicals, अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि इन सब रेडिकल्स में क्या समानता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये प्रेसिपिटेट देंगे द एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, एंड हाइड्रोक्साइड्स आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट आर डिजॉल्व इन एल्कली एक्सेस। यदि और ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए तो वो डिजॉल्व होंगे, अर्थात ये सभी रेडिकल्स जो हैं वो एम्फोटेरिक प्रभाव के हैं। All these radicals can be made soluble in acids and base as well, so they are amphoteric radicals and therefore they are soluble in excess of sodium hydroxide itself. अगर हम बात कर रहे हैं पांचवें ग्रुप की इस पद्धति के अनुसार, तो फेरस, फेरिक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बिस्मथ, एंटीमनी आर द रेडिकल्स which are treated with aqueous ammonia. Hydroxides are produced and they are not dissolved in water, alkali and ammonia access. ना तो ये पानी में डिजॉल्व होते हैं, ना अल्कली में, नहीं अमोनिया में। सो एक और तरीका इन सबको देखने का कि कौन से कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ बना सकते हैं, कौन से नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा सोच के अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करें और अपने खुद उत्तर तय करें। एक आखिरी जो ग्रुप है इसमें वो है सिक्स ग्रुप, विच इंक्लूड कोबाल्ट, निकल, कैडमियम, कॉपर एंड मरकरी, जो कि हमारे यहाँ सेकेंड और फोर्थ ग्रुप में रेडिकल्स थे। यहाँ द एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया इज एक्चुअली अ ग्रुप रिएजेंट एंड हाइड्रोक्साइड्स आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, कॉस्टिक सोडा, बट दे आर डिजॉल्व इन अमोनिया एक्सेस। तो ये जो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर उसको सॉल्युबलाइज कर सकते हैं। तो ये एक खास बात है सिक्स ग्रुप की, कोबाल्ट, निकल, कैडमियम, कॉपर, मरकरी। थोड़ा सा दिमाग पे जोर रखें, थोड़ा सा याद रखें इन बातों को कि ये स्वभाव जो है या अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की इनकी रुचि बहुत अच्छी है और इसलिए ग्रुपिंग का ये तरीका भी है। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो में हमने जो सीखा कि ग्रुपिंग के कई तरीके हो सकते हैं, हालांकि हमने जो पहला तरीका है उस पर ज़्यादा फोकस करना है और आने वाले समय में जो पहले वाले तरीके में हमने 0 से लेकर 7th ग्रुप तक, 6th ग्रुप तक जो बांटा है उसी की हम चर्चा करेंगे और दूसरे सिस्टम की भी चर्चा करेंगे, लेकिन फोकस हमारा प्राइमरीली वही रहेगा जो हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ पर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।